हाय गाइस, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। आज हम इस सेशन में लेकर आए हैं रेलवे एएलपी का साइंस सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सेशन में केवल जनरल साइंस का सॉल्यूशन पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने रेलवे 1992 में जितना जनरल साइंस पूछा था रेलवे भर्ती बोर्ड ने, उसको सॉल्यूशन किया था। फिर एनटीपीसी का सॉल्यूशन हुआ था। तो आज की थर्ड सेशन में हम लेकर आए हैं रेलवे एएलपी का साइंस सॉल्यूशन। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि रेलवे एएलपी का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा और किस टाइप का क्वेश्चन आया था। फ्रेंड्स, आपसे बता दूं कि रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है, रेलवे का कोई भी किसी भी पद का एग्जाम होता है तो उसमें साइंस के क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, किसी न किसी पद में क्वेश्चन जो है, इस पद का क्वेश्चन उस पद में ट्रांसफर, उस पद का क्वेश्चन इस पद में ट्रांसफर करके पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, रेलवे में जो भी वैकेंसी आई है पद के लिए, उसका रेलवे का साइंस का सिलेबस है अप टू टेंथ अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के अनुसार अप टू टेंथ यानी शुरू से लेकर 10वीं तक का जितना साइंस क्वेश्चन है उससे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे बता दूं कि रेलवे का कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम जो होता है उसमें जितना भी साइंस का क्वेश्चन अराइज होता है वो एक एक करके अल्टरनेट करके भी क्वेश्चन को रिपीटेशन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं इस नए सेशन में रेलवे एएलपी का क्वेश्चन। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एएलपी का क्वेश्चन जो है 9 अगस्त 2018 को पूछा गया था, उसका हम आज सॉल्यूशन लेकर के आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड में क्या आया था साइंस का अतिरिक्त। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किस समूह से उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स, एक बार और क्वेश्चन बोलते हैं, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा, सॉरी इसका आंसर होगा थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा से क्या है, संबंधित है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा जो होता है इसमें पौधे का भाग जो होता है उसमें उपस्थित नहीं होता है। फ्रेंड्स, एक बार और क्वेश्चन की तरफ रिपीटेशन करते हैं, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वे किस समूह से स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका होगा आंसर थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा के अंतर्गत कवक, जीवाणु आते हैं और शैवाल भी आता है। थाइलोफाइटा के अंतर्गत इसके अंतर्गत कवक भी आता है, जीवाणु भी आता है और क्या आता है, शैवाल भी आता है। तो फ्रेंड्स, शैवाल जो आता है, शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, फाइकोलॉजी का अंतर्गत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें किसको आवधिक माना गया है, यानी किसको मतलब आधार मान करके बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, मेंडलीव जी ने जो आवर्त सारणी दिया था अपना, वो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन था, यानी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आवधिक माना था। तो फ्रेंड्स, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था, इसको मेंडलीव भी कहते हैं, कहीं कहीं मेंडलीव भी देता है, ठीक है ना। तो इसे आश्चर्यचकित नहीं होना है। तो मेंडलीव का जो क्या आवर्त सारणी जो था वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन था, परमाणु द्रव्यमान के क्या था, आवर्ती फलन था, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन था। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन था, जब सन 1913 में मोसले ने आया था। मोसले ने क्या किया था, परमाणु का एक तत्व का एक आधुनिक आवर्त सारणी दिया, आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में मोसले ने, किन्होंने कौन दिया था, तो फ्रेंड्स ये दिया था मोसले ने दिया था 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था। मोसले के अनुसार तत्व जो होता है, तत्व उनके
परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों में अंतर यह है कि मेनलिप का जो आवर्त सारणी था उसमें तत्व जो था परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन था, और आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले ने किया था 1913 ईस्वी में किया था। तो उनके अनुसार तत्व जो था उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन था। तो फ्रेंड्स यहाँ यही ध्यान देने योग्य बातें है, जब भी एग्जाम में आएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश का अधिक माना गया है, डैश का आवर्ती फलन होता है, तो उसका सही आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसका आवर्ती फलन होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। ये भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मोसले ने। कब किया था? तो 1913 में किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हो, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो करंट का मान क्या होगा? फ्रेंड्स कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध जो होता है श्रृंखला क्रम में जुड़ा हुआ होता है, मतलब ये परिपथ है, ठीक ना, ये परिपथ है, इस परिपथ में प्रतिरोध श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका मान क्या होगा? यानी धारा का जो मान होगा, करंट का मान होगा, वो क्या होगा? तो फ्रेंड्स वो होगा सभी जगह क्या होगा? एक समान होगा। जब क्या कहता है क्वेश्चन फिर एक बार रिपीटेशन करते हैं कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला क्रम में जुड़ा रहता है, सीरीज क्रम में जुड़ा रहता है, तो करंट का मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब एक परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो करंट का मान क्या होता है? हमेशा एक समान रहता है। फ्रेंड्स इसका प्रतिरोध को जो जब प्रतिरोध का करंट का मान अधिक मान प्राप्त करना होता है तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु जो होता है उनमें न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु का जो होता है उसका न्यूट्रॉन संख्या जो होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। फ्रेंड्स इसको अगर संकेत में अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? द्रव्यमान संख्या बराबर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन एलपी में भी आया था, तो देखिए क्या है क्वेश्चन आया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन संख्या। इसमें किसी को भी किसी एग्जाम में इधर उधर का भी पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। या आपसे इसमें प्रोटॉनों की संख्या पूछा जा सकता है कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे मान लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर इतना दिया है, अगर पूछ लिया जाए प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा, तो फ्रेंड्स होगा इसका द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये 3 क्वेश्चन इस पर आधारित बन रहे हैं, तो तीनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स आते हैं इस पर और थोड़ा सा बात करते हैं। ये द्रव्यमान संख्या है, ये प्रोटॉन प्लस क्या है? न्यूट्रॉन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर इस तरह होगा कि द्रव्यमान संख्या जो होता है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। किसी परमाणु में क्या होता है, यहाँ बीच में नाभिक में होता है प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके बाहरी ओर क्या करता है? बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि परमाणु के नाभिक, इसको बोलते हैं नाभिक। यही क्या है? यह है नाभिक। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मौलिक कण होते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक का खोज कौन किया था? नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक का खोज किया था। ये भी क्वेश्चन
चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन इसके आगे, इसमें साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 kg भार की एक वस्तु 4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। इसकी गति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की बढ़ाने के लिए उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में भार 4 kg भार दिया है, यानी द्रव्यमान कितना दिया है 4 kg, द्रव्यमान जो है कितना है 4 kg दिया है। कह रहा है 4 kg भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। पहला गति जो दिया है v1 का जो मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स कह रहा है अगर इस गति को कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। कह रहा है अगर इसी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दें, तो पहले था 5 अब हो गया 10, तो इसको बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये बढ़ रहा है ना, तो कह रहा है इसको दोनों को बढ़ाने में पहले 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से था 4 kg का वस्तु उठा कर जा रहे थे, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। फिर कह रहा है जब 4 kg की वस्तु है और 10 मीटर प्रति सेकंड की उसको गति बढ़ा लेना हो, तो दोनों के बीच कितना कार्य करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका कार्य होता है 1/2 mv1 के स्क्वायर माइनस 1/2 mv2 के स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु हम उठा के लेकर के जा रहे हैं, तो हम गति न कर रहे हैं, उस वस्तु को लेकर के जा रहे हैं, तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, कार्य के बराबर होती है। कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल, बल की दिशा में तय की गई दूरी के विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहता है। तो फ्रेंड्स हम कोई वस्तु ले लिए और इस गति से जा रहे हैं, मतलब क्या हमारे गतिज ऊर्जा हो रही है, तो उस गति को फिर 10 मीटर बढ़ा देना है, तो जितना बढ़ेगा उतना ही ना हम क्या कार्य करेंगे। तो फ्रेंड्स अधिक वाला में क्या करेंगे, कम वाले को घटा लेंगे। यहाँ सॉरी यहाँ फ्रेंड्स v2 होगा, यहाँ क्या होगा v1 होगा। तो 1/2 और m दोनों में कॉमन है, तो m का मान कितना है 4, और v2 के स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 10 नहीं कितना होगा 100 माइनस 25, तो 2 गुने 100 में से 25 है कितना होगा 75, दूनी कितना होगा 150 जूल। फ्रेंड्स कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 150 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार और ध्यान से सुनिए, कह रहा है 4 kg की कोई वस्तु है, वो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, और उसी गति को हमको 10 मीटर प्रति सेकंड कर देना है, तो पूछा जा रहा है उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अंतिम कार्य माइनस प्रारंभिक कार्य, अधिकतम कार्य निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है, सर्च लाइट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट का जो होता है परावर्तक सतह वो अवतल दर्पण का बना होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का बना होता है। या इसमें आता है सोलर कुकर का परावर्तक सतह होता है। सोलर कुकर का भी परावर्तक सतह क्या होता है, सोलर कुकर का भी परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, रोगी जो होता है आंख नाक गले और डॉक्टर जो होता है आंख नाक और गले की चेकअप में भी करने में प्रयोग करता है, ठीक ना। रोगी के द्वारा किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, या इसको आईने के रूप में भी हम लोग करते हैं, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्पण को क्या करता है, सेविंग दर्पण के रूप में हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। फ्रेंड्स जब हम पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, पानी ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर में क्या करते हैं, जब पानी मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा क्लोरीन गैस निकलता है। पानी में क्या करते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं तो उसमें क्लोरीन गैस निकलता है। पानी में जब ब्लीचिंग पाउडर को मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो फ्रेंड्स क्लोरीन गैस का उपयोग
पेयजल जो होता है, पीने वाला जो जल होता है, उसको शुद्ध करने में किया जाता है। फिर से सुनिए, फिर से देखिए, पेयजल के शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरीन का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। चाहे चीनी जो होता है, चीनी का जो घोला हुआ होता है वो गंदा होता है, उसको सफेद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। चीनी को सफेद करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और जब ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है, पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स क्या होगा? क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है वो 7 होती है, और क्लोरीन पर क्या होता है? -1 आयन उपस्थित होता है। क्लोरीन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और क्या होता है? 7 होता है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में क्या होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? कि मतलब कौन सा अभिक्रिया होता है जिसमें उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु होता है इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। क्यों? अलैंगिक प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है ना। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है, तो कह रहा है कि देखिए फ्रेंड, जनन जो होता है एक जैविक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जनन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लैंगिक जनन, ठीक ना। लैंगिक जनन होता है और एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बेष्टी भाग लेता है। ऐसा जनन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बेष्टी भाग लेता हो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे में क्या होता है? अमीबा आ जाता है, अमीबा आएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, इटिसी आ सकता है, ठीक ना। ये दोनों जो है क्या है? एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा जो है और पैरामीशियम जो है वो किस प्रकार का जंतु है? तो एक कोशिकीय जंतु है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा क्या करते हैं? दोनों भाग लेते हैं, ठीक ना। तो जनन का वैसा प्रकार जिसमें क्या होता है? नर और मादा दोनों क्या होते हैं? भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है। तो फ्रेंड्स, अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप जो नए जीव बनता है वो अपने माता पिता का क्या होता है? समान होता है। इसमें नया जीव जो बनता है, नया जीव वह अपने माता पिता का क्या होता है? समान होता है। माता पिता का क्या होता है? समान होता है। माता पिता के समान होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है? माता पिता के समान नहीं होता है, ठीक ना। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही बेष्टी भाग लेता है और लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है और इसमें क्या होता है? अर्धसमसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, उस धातु का नाम बताइए जिसमें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। कहा जा रहा है कि एक ऐसे धातु का आप नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिन्हें आसानी से चाकू से हम लोग काट सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सोडियम। फ्रेंड्स, सोडियम जो होता है, सोडियम को आसानी से चाकू से क्या किया जाता है? काटा जा सकता है। यहाँ आया सोडियम के बारे में, तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। सोडियम का क्या होता है? आयन जो होता है क्या होता है?
सोडियम पर +1 आयन उपस्थित होता है, ठीक ना। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 1। इसमें पूछा जा सकता है कि सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अस्तर पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर पर दे देते हैं, इसीलिए इस पर क्या होता है +1 आयन उपस्थित हो जाता है। फ्रेंड्स, लिक्विड सोडियम जो होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म स्थान में होते हैं, जो किसमें पाया जाता है? रेनवियर के नोट्स जो होते हैं वो सूक्ष्म स्थान में होते हैं, वह किसमें पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही होगा माइलिनकृत एक्सॉन में पाए जाते हैं। माइलिनकृत एक्सॉन में पाए जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सेप्रोट्रॉफ है? निम्नलिखित में कौन एक सेप्रोट्रॉफ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो है क्या है? सेप्रोट्रॉफ है, ठीक ना, कुकुरमुत्ता, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग जो होता है वो किसके गुणनफल के रूप में प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स, संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग जो होता है वो कह रहे हैं किसके गुणनफल में होता है? तो संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या होता है? संवेग कहलाता है, ठीक ना। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर से कोई वस्तु गतिमान है नीचे की तरफ में, अगर उसका वेग अधिक है तो क्या होगा? संवेग भी अधिक होगा, यानी P बराबर क्या होता है? mv। तो फ्रेंड्स, आप भी समझिए, अगर यहाँ m और v जो है इसका मान क्या है? कुछ भी दिया हो, अगर मान v का मान बढ़ेगा तो इसका ही मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि यदि वेग को बढ़ाया जाए तो संवेग में क्या असर पड़ेगा? तो यदि वेग बढ़ेगा तो संवेग भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक ना। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर वेग को 2 गुनी कर दिया जाए तो संवेग कितना गुना हो जाएगा? तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो संवेग भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, नकारात्मक त्वरण जो होता है, नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत में होता है? नकारात्मक त्वरण जो होता है वो नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? एक बार और क्वेश्चन देखिए, नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वेग। नकारात्मक त्वरण जो होता है वो वेग के दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है, वेग के दिशा के विपरीत होता है। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि NH4 का होल 2 और SO4 में एक अणु में कितने परमाणु है? ये NH4 के होल 2 और SO4 एक अणु है, कह रहा है इसमें कितने परमाणु उपस्थित है? तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ O कब है? O 4 परमाणु है, S का कितने परमाणु है? 2 परमाणु है, और ये होल 2 है, तो होल 2 है तो N भी कितना हो जाएगा? N का 2 अणु हो जाएगा, और ये 4 है तो 4 दूनी कितना होगा? 8 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि इसमें एक अणु में कितने परमाणु है, तो सबको जोड़ लेंगे। 4 2 6 2 8 4 2 6 6 2 8 8 16। सॉरी, यहाँ S कितना है? एक ही ना है, S जो है एक परमाणु में है, तो 8 2 10 11 11 4 कितना होगा? परमाणु, 11 4 15। तो फ्रेंड्स, NH4 का होल 2 SO4 में कितने अणु है कि एक अणु के कितने परमाणु, इसमें कितने परमाणु उपस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 15, यानी 15 परमाणु उपस्थित है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है कि प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ओम। प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? ओम होता है। ओम का सिंबल होता है यह। प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? ओम होता है। इसी प्रकार पूछ गया शक्ति का SI मात्रा क्या होगा? तो शक्ति का SI इकाई क्या होता है? वाट होता है, ठीक ना। दूरी का SI इकाई क्या होता है? तो मीटर होता है। चाल का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा।
है ना। बॉल का ऐसे मतलब क्या होता है, तो न्यूटन होता है। एक बॉल जो होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक ना। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है, उसको एक द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है, उसको एक द्रव में डुबा देते हैं, ठीक ना। एक द्रव में डुबा देते हैं तो द्रव में फोकस लंबाई क्या होगी, तो फ्रेंड्स उसका आंसर फोकस लंबाई एफ ही होगा। एफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका भी क्या होगा, आंसर एफ ही होगा। तो यह आज का हमारा एएलपी का फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर का आंसर साइंस सेक्शन का। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेकर के फिर दूसरा। फ्रेंड्स इस बार जो है रेलवे में 2 ही वैकेंसी आई है आरओसी में, एक है ग्रुप डी का और एक है एनटीपीसी का। तो फ्रेंड्स दोनों का सिलेबस जो है साइंस का क्या है, सेम है अप टू 10th अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। सीबीएसई के अनुसार अब स्टार्टिंग से लेकर क्या है 10 तक है, और वो भी पूछा जाएगा केवल साइंस सेक्शन से। तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, सॉल्व पेपर को भी पढ़ते रहिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के अनुसार है, तो सीबीएसई का 10th का 9th का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, और 9th-10th का जो बुक है सीबीएसई का उसको आप अध्ययन करते रहिए। आई होप आप जरूर सक्सेस होइएगा। आज की सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।